नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्थर होम्स महोदय की संवहनी तरंग सिद्धांत के बारे में, जिसे हम कन्वेंशनल करंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि आर्थर होम्स महोदय के द्वारा 1928 से 29 के बीच में प्रकाशित की गई थी। तो इस थ्योरी के माध्यम से सबसे पहले हम दो चीजों को समझने का प्रयास जो कि करेंगे, क्योंकि आर्थर होम्स महोदय के द्वारा, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ शास्त्री थे, तो इनके द्वारा दो चीजों को समझाने का प्रयास अपने सिद्धांत के माध्यम से किया गया है। इस सिद्धांत को हम संवहनी तरंग सिद्धांत कहते हैं। तो इसके द्वारा इन्होंने सबसे पहले ज्वालामुखी की जो व्याख्या करने का प्रयास किया, किस प्रकार से किन तटों के सहारे ज्वालामुखी की घटनाएं उत्पन्न होती हैं, भूकंप की घटनाएं किन तटों के सहारे उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा इन्होंने जो फोल्डेड माउंटेन है, इस प्रकार से फोल्डेड माउंटेन की हम बात करें, नवीन बलित घोड़दार पर्वत है, उनकी उत्पत्ति को संबंध समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से संवहनी तरंग सिद्धांत का जो जो लाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था, जो स्थापित करने का प्रयास किया गया था, उसके प्रमुख दो उद्देश्य थे। एक तो ज्वालामुखी या फिर भूकंप जैसी प्रमुख घटनाएं होती हैं, इन आपदाई प्रमुख घटनाएं हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, किन प्लेट किनारों के सहारे उसकी उत्पत्ति होती है, उसको समझाने का प्रयास किया। और दूसरा, इनके सिद्धांत का, आर्थर होम्स महोदय के सिद्धांत का मकसद यही था कि जो फोल्डेड माउंटेन है, जो बलित पर्वत हैं, जो नवीन बलित मूरदार पर्वत हैं, जिनमें हिमालय शामिल है, जिनमें रॉकीज शामिल है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, इसमें एंडीज शामिल है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इन सभी पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में किस प्रकार से संवहनी तरंग धारा के सिद्धांत के माध्यम से उसको इन आर्थर होम्स महोदय के द्वारा 1928-29 में समझाने का प्रयास किया गया। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत का, क्योंकि जैसा कि नाम दिया गया है संवहनी तरंग सिद्धांत, संवहनी धारा सिद्धांत, तो संवहनी धारा क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, तो इससे पहले की वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं, परंतु फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। उस आंतरिक संरचना में जो सबसे पहला, जो हमारा जो ऊपरी स्तर है, मतलब जो ऊपरी भाग है, उसे हम कहते हैं भूपरपटी। ठीक, तो भूपरपटी क्या होती है? जो भूपरपटी कैसी अवस्था में? कठोर अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, जटिल अवस्था में है। यहाँ की चट्टानें हैं, बहुत मजबूत है, बहुत जटिल है। तो इसके नीचे क्या है? मेंटल। यहाँ तक मेंटल है, इसको हम कहते हैं मेंटल। ठीक, तो यह जो मेंटल है, ठीक, तो मेंटल, यह भूपरपटी है, मेंटल है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है, जिसे हम एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं, वह लिक्विड अवस्था में है, यह तरल अवस्था में है, तरल है, लिक्विड है। तो जो इसे हम एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं, जो कि तरल अवस्था में है। तो जो भूपरपटी है, भूपरपटी की विभिन्न प्लेटें हैं, विभिन्न महाद्वीप, विभिन्न महासागर हैं, वह इस मेंटल के ऊपर तैर रहे हैं। जिस प्रकार से जल के ऊपर नाव तैरती है, उसी प्रकार से यह जो भूपरपटी है, वह इस मेंटल यानी एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया है कि जो संबंध तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसी मेंटल में उत्पन्न होती हैं। ठीक, जो संबंध तरंगी सिद्धांत, संबंध तरंग क्या है? तो संबंध तरंग वह है कि सबसे पहले क्यों उत्पन्न होती है। तो उनके उत्पन्न होने का कारण इनके जो आर्थर होम्स महोदय हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि संवहनी तरंगें जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी क्रियाशील, बहुत ही क्रियाशील तत्व हैं, ऐसे तत्व वहां पर विद्यमान है कि उनके द्वारा यह संवहनी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि यहाँ का तापमान यदि आप बात करें तो लगभग 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का तापमान है। इतने बड़े इस स्तर पर तापमान है, इसलिए जो यहाँ पर संवहनी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए क्या है, यहाँ पर क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व विद्यमान है। तो रेडियो एक्टिव तत्वों के प्रभाव स्वरूप क्या होता है? यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, बहुत अधिक, यानी 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो क्या करती हैं, जो संवहनी तरंगें होती हैं, वह इसके माध्यम से, मतलब यहाँ तापमान अधिक है, यहाँ पर तापमान अधिक है और यहाँ पर तापमान कम है। तो मान के चलिए संवहनी तरंगें, सबसे पहले संवहनी तरंगों के विषय में आप इतनी जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि अब भूपरपटी के निचले भाग यानी मेंटल में उत्पन्न होती है। ठीक, जिनका प्रभाव भूपरपटी पर पड़ता है। तो मान के चलिए यहाँ पर ये संवहनी तरंगें हैं, संवहनी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। तो संवहनी तरंगें यहाँ पर उत्पन्न होंगी। ठीक, तो संवहनी तरंगें यहाँ पर यदि उत्पन्न होंगी तो क्या करेंगी? ऊपर उठने का प्रयास करेंगी, या ऊपर उठने का प्रयास करेंगी। ठीक, तो ऊपर उठने का जब संवहनी तरंगें प्रयास करेंगी तो ऊपर क्या है? यहाँ पर भूपरपटी है, यह भूपरपटी है, और भूपरपटी के पीछे पर्वत है, पठार है, विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियां विद्यमान है। ठीक, तो इस प्रकार से यह जो संवहनी तरंगों के माध्यम से, जो संवहनी तरंगें जब ऊपर उठती हैं तो इससे क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जो शिलाकृतियां हैं उनमें हलचल होती है, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। वह किस प्रकार से होती हैं? तो इनके द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा बताया गया है कि मान के चलिए यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है और यह एक प्लेट है।
एक प्लेट यह, ठीक, और इसके बाजू में एक प्लेट और है, ठीक। यदि मान के चलिए 3 प्लेट हैं पृथ्वी के भूप्रपटी का हिस्सा है। प्लेट है तो आप जानते हैं, प्लेट है मतलब वो है भूप्रपटी का यह हिस्सा प्लेट कहलाता है, ठीक, जो कि 100 किलोमीटर गहराई तक है। जो चूंकि इसके आंतरिक भाग में क्या है, यहाँ पर एस्ट्रोस्फीयर है जो कि लिक्विड अवस्था में है। कैसा है, लिक्विड अवस्था में, ठीक। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोस्फीयर है, यहाँ का तापमान कितना है, 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का तापमान है। तो इतने बड़े स्तर पर तापमान है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर संवहनी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। और संवहनी तरंगें क्या करती हैं, धीरे से ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी अधिक है, एनर्जी हीट अधिक है, यहाँ पर ऊष्मा अधिक है, यहाँ पर शक्ति अधिक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रेशर कुकर में यदि हम जानते हैं कि एनर्जी अधिक हो जाती है, तो वह एनर्जी उस सीटी के माध्यम से ऊपर निकलने का प्रयास करती है। तो इसी प्रकार से ये जो संवहनी तरंग है ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है, यहाँ का तापमान अधिक है और यहाँ का तापमान कम है। तो इसलिए जब संवहनी तरंगें ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, तो इसके माध्यम से जो 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 यह मैग्मा है वह ऊपर उठते हुए इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक बाहर से बाहर की ओर क्या करता है, निकलने का प्रयास करता है, और ज्वालामुखी के माध्यम से यह निकलता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो यह स्थिति है, क्योंकि हम समुद्र के स्थल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, जो महासागर है। तो जब ज्वालामुखी का जो लावा है वह बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह लावा यहाँ पर स्थापित हो जाएगा यहाँ पर। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने बताने का प्रयास किया। किस प्रकार से यह जो 2 प्लेटें हैं, इस प्रकार से यदि जो जो संवहन तरंग है, संवहन तरंगों के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर जो प्लेट है वह उसका जो किनारा है उसको वह तोड़कर यह संवहन तरंगें क्या कर रही हैं, उसको तोड़ रही हैं, और मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाह्य भागों में निकल रहा है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जियो इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने ज्वालामुखी की उत्पत्ति को स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से यदि 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और प्लेटें दूर क्यों जा रही हैं, तो उसका कारण है संवहन तरंग है। क्योंकि संवहन तरंगों के कारण क्या हो रहा है, यह जो संवहन तरंगें हैं वह इस प्रकार से जब यहाँ से टकराती हैं तो इस ओर मुड़ जाती हैं, ठीक, और यह संवहन तरंग इस ओर मुड़ जाएगी। जब यह तरंग इस ओर मुड़ जाएगी, तो यह तरंग इस ओर मुड़ जाएगी, तो दो प्लेट रहेंगी, वह भी इस तरंग के सहारे क्या करेगी, इस तरफ से इस तरफ गति करने का प्रयास करेगी, और इस तरफ गति करने का प्रयास करेगी। तो ऊपरी हिस्सा क्या रहेगा, खुल जाएगा। तो इसके माध्यम से जो मैग्मा है वह पृथ्वी के जो समुद्र के धरातल है, तो समुद्र के धरातल पर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, ठीक। तो यह सबसे पहले उनके द्वारा ज्वालामुखी की क्रिया को समझाने का प्रयास किया गया, जो कि आर्थर होम्स महोदय थे उनके द्वारा, ठीक। फिर इसके पश्चात इन्होंने कहा कि यदि मान के चलिए जो 2 प्लेट हैं, यह एक प्लेट है और यह एक प्लेट है, यदि यह 2 प्लेट है एक दूसरे से निकट आ रही हैं, ठीक, एक दूसरे से निकट आ रही हैं, तो कभी ना कभी यह टकराएंगी। तो इससे टकराने के पश्चात क्या होगा, यह जो प्लेट का जो यह महासागर है और यह महाद्वीप है, हमने आपको बताया कि यह जो महासागरीय प्लेट है या महाद्वीपीय प्लेट है। तो जो कि हम जानते हैं कि महासागर की जो सतह है वह किससे बनी होती है, बेसाल्ट से बनी होती है, और महासागर की सतह बेसाल्ट से बनी होती है, इसलिए महासागर की सतह भारी होती है। तो इसलिए यह महासागर की सतह है यहाँ पर आंतरिक भाग में जाकर यहाँ पर छेदित हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो महासागर की सतह है वहां पर छेदित हो जाएगी। यहाँ जो स्थल जो महासागर का जो नितल था, महासागर की जो तलहटी थी, वहां इसके अंदर छेदित हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा, गर्त बन जाएगा, नहीं बन जाएगा गर्त, यहाँ पर गर्त बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर जब गर्त बन जाएगा, तो जब जो 2 प्लेट है, एक यह प्लेट और यह प्लेट एक दूसरे से निकट आ रही हैं, तो यहाँ पर जो गड्ढा बन गया है, क्योंकि यह प्लेट नीचे जा रही है और यहाँ प्लेट ऊपर आ रही है या उसके ऊपर जाएगी, ठीक। तो इससे यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आगे चलकर धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रकार के बलित पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया किस प्रकार से फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति, जो कन्वर्जेंट यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट से निकट आ रही है, जो हम कहते हैं अब अभिसारी प्लेट किनारा, 2 प्लेटें एक दूसरे के निकट आ रही हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में, फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति के संबंध में दर्शाने का प्रयास किया है, ठीक। तो आर्थर होम्स का महोदय का जो सिद्धांत है, जो संवहनी तरंग सिद्धांत है, तो इन्होंने जो इतने सब जो क्रिया हो रही हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से जो यह महासागरीय प्लेट है वह महाद्वीपीय प्लेट के निकट आ रही है, तो इसके पीछे का क्या कारण है, संवहनी तरंग है। इसलिए संवहन तरंग यानी कन्वेंशनल करंट इसका कारण है। तो जो कन्वेंशनल करंट है वह इसका प्रमुख कारण है, ठीक। तो कन्वेंशनल करंट को यदि हम व्यवहारिक रूप में समझना चाहें, तो व्यवहारिक रूप में कैसे समझे, तो आप मान के चलिए व्यवहारिक रूप में यदि हम संवहनी तरंग को समझना चाहें, तो यह लीजिए आप, तो आपने देखा होगा कि
जो संबंधी, यदि मान के चलिए यह गैस है, गैस में यदि आपने पानी क्या रखा, उबलने के लिए रखा है, ठीक। यदि गैस में पानी उबलने के लिए आपने रखा है, तो पानी के जो पानी होगा, तो पानी जो नीचे का पानी जब गर्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे इसके बुलबुले रहेंगे, वह धीरे धीरे से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, बुलबुले ऊपर उठेंगे, और जो ठंडा पानी ऊपर का रहेगा, ऊपर का पानी ठंडा रहेगा, क्योंकि ये तापमान तो यहाँ का पानी गर्म हो चुका है, वह यह पानी नीचे का होने का प्रयास करेगा। यह पानी जो जो पानी गर्म होता जाएगा वह ऊपर उठता जाएगा, और जो ठंडा पानी है वो नीचे आता जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से एक संबंध तरंग बन रही है ना, यहाँ पर एक संबंध तरंग इस प्रकार से, मतलब यह ऊपर जाएगी, यह नीचे आएगी, तो संबंध तरंग बनती है। तो इस प्रकार से यह व्यवहारिक क्रिया पृथ्वी के जो आधा स्तर या जो कि जो एस्ट्रोनोस्फीयर है, तो एस्ट्रोनोस्फीयर में पृथ्वी के धरातल के नीचे यानी भूपर्वती के नीचे यह क्रिया संपन्न हो रही है। तो इसी क्रिया के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी घटना होती है। इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है, बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से जो ज्वालामुखी घटना है वह संबंध तरंग के माध्यम से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इससे पहले के विद्वानों के द्वारा, पोवर महोदय के द्वारा, वैगनर महोदय के द्वारा भी इस सिद्धांत को मतलब प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है, परंतु उन्होंने इसके स्थान पर कुछ अन्य तत्व थे, इनको उत्तरदायी माना है। यानी वैगनर महोदय थे, उन्होंने महाद्वीपीय वो प्रवाह को समझाने का प्रयास किया था, परंतु उनके द्वारा जो बल लिए गए थे वह कुछ और बल थे। इन्होंने संबंध तरंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो प्लेटें हैं उनको एक दूसरे से क्या मतलब प्लेटों के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। परंतु जो आर्थर होम्स महोदय थे, तो आर्थर होम्स महोदय ने हमें बताने का प्रयास किया किस प्रकार से सागर नितल के माध्यम से, यानी सागर की जो तलहटी है, तो सागर की यदि तलहटी है तो उसमें क्या होगा, किस प्रकार से ज्वालामुखी घटना होगी, और जब यह जो पृष्ठ दबेगा उससे क्या होगा, उससे जो नवीन बलद मोड़दार पर्वत है उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने राकीज और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति को दर्शाने का प्रयास किया। आप देखिए, मान के चलिए इसको यदि हम व्यवहारिक रूप में यदि मानचित्र में देखने का प्रयास करें, तो यहाँ पर यदि मान के चलिए यह प्रशांत महासागर है, ठीक। यह चूंकि यह प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, प्रशांत महासागरी जो प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है, ठीक। प्रशांत महासागरी प्लेट इस तरह की दिशा की ओर गति कर रही है, और जो हमारी उत्तरी अमेरिकी प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के निकट आ रही हैं, ठीक। परंतु यहाँ इसलिए यह प्लेटें निकट आ रही हैं, तो जो यहाँ पर जो प्लेट है प्रशांत महासागर की वह इससे दूर जाएगी। यह प्लेट इस दिशा की ओर गति कर रही है, इस प्लेट इस दिशा की ओर गति कर रही है, तो प्रशांत महासागर में क्या होगा, एक प्रकार की क्या हो जाएगी, एक रिज उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी प्रकार की रिज हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार के रिज मतलब समुद्र के तल के नीचे जो पर्वत होती है उन्हें रिज कहते हैं उन्हें। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पर्वत उत्पन्न होगी, क्योंकि ज्वालामुखी की क्रिया एक जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो बीच में से लावा निकल रहा है, तो इस लावे के माध्यम से ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न हो रही है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कहीं ना कहीं पे प्लेटें तो मिलेंगी ना। तो इस प्रकार से यह जब यहाँ यह प्लेट और यह प्लेट एक दूसरे से निकट आ रही है, तो यह प्लेट और यह प्लेट जब निकट आ रही है, निकट आती आती आती, तो यहाँ पर जो जो नदियों के द्वारा जो जो मैग जो अवसाद यहाँ पर जमा किया गया था, नदियों के द्वारा जो अवसाद यहाँ पर लाकर यहाँ पर विसर्जित किया गया था, तो वह क्या करने, यहाँ जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आएंगी तो क्या करेंगी, वो एक दूसरे के जो मलबा है, तो मलबे पर एक दबाव पैदा होगा, मलबे पर एक बल पैदा होगा, इसके कारण जो हमारे रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो संबंधित तरंग सिद्धांत है, तो संबंधित तरंग सिद्धांत के माध्यम से आर्थर होम्स के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि पर्वतों की उत्पत्ति को किस प्रकार से समझाया जाए, और उसी प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास के साथ साथ ज्वालामुखी की घटना को भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। यदि आप ना हुआ हो तो एक बार और हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि मान के चलिए यह प्लेट है, ठीक, यह प्लेट है और यह एक दूसरी प्लेट है, तो ठीक, दो यहाँ पर प्लेटें हैं, ठीक। दो प्लेटों के बीच में यह यदि मान के चलिए यह भूपर्वती है, भूपर्वती, तो भूपर्वती के नीचे हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, लिक्विड अवस्था है, इसे हम कहते हैं एस्ट्रोनोस्फीयर।
एस्थ्रोस्फीयर। आप जानते हैं एस्थ्रोस्फीयर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में इसके भी मतलब वीडियो में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चूंकि तापमान अधिक है, तो तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की जो संवहन तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। तो तरंगें क्या कर रही हैं, इस सतह से टकराती हैं और क्या करती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुड़ने का प्रयास करती हैं। एक दूसरे से विपरीत मुड़ती हैं, तो इससे क्या होता है, जब यह जो तरंग है और इस दिशा में मुड़ रही है, यह तरंग इस दिशा में मुड़ रही है, तो जो ऊपर की भूप्रपट्टी है, जो जिस पर हमारे महाद्वीप स्थित है, तो वह भी इस दिशा में मुड़ेंगे, यह प्लेट भी इस दिशा में मुड़ेगी, क्योंकि यह संवहनी तरंगें भी इसी दिशा में मुड़ रही हैं। तो बीच से जो मैग्मा रहेगा, जो बीच का जो मैग्मा रहेगा, वह धीरे धीरे से ऊपर आने का प्रयास करेगा। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर आपने देखा होगा चित्र के माध्यम से, तो अटलांटिक महासागर यह है, अटलांटिक महासागर यह है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीचों बीच है। तो इससे यहाँ पर एक रिज है, यहाँ पर एक कटक है। रिज का मतलब यही है, जो महासागर में जो पर्वत होते हैं छोटे छोटे, जो ज्वालामुखी के माध्यम से बनते हैं, उन्हें हम रिज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो यह प्रक्रिया हुई है, कि यह प्रक्रिया जो यहाँ पर हुई है, इसके माध्यम से यहाँ पर क्या बन गया, रिज बन गया, पर्वत बन गया, यानी यही प्रक्रिया अटलांटिक महासागर में हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से को जो आर्थर मोहम्स महोदय है, उन्होंने ज्वालामुखी यानी रिज की उत्पत्ति को बताया। परंतु यह जो प्लेट है, जो प्लेट इस दिशा की ओर गति कर रही है, वह कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना, किसी दूसरी प्लेट से मिलेगी। तो यहाँ पर चूंकि महाद्वीपी प्लेट है, यह कौन सी प्लेट है, महाद्वीपी, और यह कौन सी प्लेट है, महासागरीय। तो महासागरीय प्लेट चूंकि क्या होती है, यदि आप पिछले वीडियो देखे हुए परंतु नहीं देखे होंगे, तो यहाँ यदि जो महासागरीय प्लेट है वह क्या होती है, बेसाल्ट से बनी होती है। और बेसाल्ट से जब कोई प्लेट बनी होती है, और जो महाद्वीपीय प्लेट है वह ग्रेनाइट से बनी होती है, तो जो बेसाल्ट है वह बहुत ही क्या होता है, भारी होता है। तो क्या करता है, तो यह जो महासागरीय प्लेट है वह क्या करेगी, नीचे धस जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक, तो महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे से निकट आएंगी, तो जो महासागरीय प्लेट है वह नीचे चली जाएगी, और जो महाद्वीपीय प्लेट है वह ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, एक गड्ढा यहाँ पर गर्त बनाना, यहाँ पर एक जीव श्रृंखलाएं बन गई, एक भूसन्नति बनी गई है, जिसको आर्थर होम्स महोदय ने भी समझाने का प्रयास किया है, भूसन्नति को। तो यहाँ पर भूसन्नति बन गई, और नदियों के द्वारा यहाँ पर हजारों वर्षों से क्या क्या हो रहा था, यहाँ पर मलबा लाया जा रहा था। तो यहाँ पर मलबा भर चुका है इस भूसन्नति में। ठीक, तो यहाँ पर जब यह जो मलबा था, यह जो नीचे गया था, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है, तो यह जो जो चट्टान गई थी नीचे, अब वह क्या होगी, गल जाएगी, और गल करके यहाँ से आने का प्रयास करेगी, यहाँ से बाहर पुनः इस ज्वालामुखी के माध्यम से निकल जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से यह जो संचलन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है, इस प्रकार से चलती है। ठीक, यहाँ से जब कोई मतलब चलती है, शुरू होती है, और यहाँ से वापस हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो मतलब जुमान तरंग के सिद्धांत के माध्यम से इनके आर्थर होम्स महोदय के द्वारा समझाने का प्रयास किया था। तो आर्थर होम्स महोदय का यह सिद्धांत जो कि इनके द्वारा दिया गया था, आर्थर होम्स महोदय के द्वारा, तो यह पर्वतों की उत्पत्ति यानी संवहन तरंग के माध्यम से किस प्रकार की संवहन तरंगें उत्पन्न हो रही है, तो संवहन तरंग के माध्यम से इन्होंने जो कि पर्वतों की मूलधार बलज पर्वत है उनकी उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।